अपने आज के जो हमारी क्लास है जीएस की, जो मैंने आप लोगों को बताया था असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर चल रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को बार बार इसलिए याद दिला रही हूँ कि हमारे सामने 2 एग्जाम बिल्कुल अपकमिंग है। एक तो हमारा 18 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी का जो रद्द हो गया था वो वाला एग्जाम है, और उसके बाद हमारा 31 मई को जीडीसी का एग्जाम है। वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है जो कि हमारे यूपी के अंदर कॉलेजेस में, शासकीय कॉलेजेस में लगाया जाएगा। दोनों के अंदर जो कॉमन बात है कि दोनों के अंदर जीएस के क्वेश्चन 30 नंबर्स के आएंगे। सबसे पहले ये वाली बात ध्यान करने वाले कि दोनों में ही जो जनरल स्टडीज है दोनों में ही 30 नंबर्स की है। वहां पर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में 100 क्वेश्चन है, वहां पर आपके 120 क्वेश्चन है। वहां पर भी आपकी 30 नंबर की जीएस है, यहाँ पर भी आपकी 30 नंबर की जीएस है। बस इतना फर्क है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जीडीसी वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अब हम जब जीएस की बात करते हैं तो जीएस का मैंने आपको बताया था कि नेट से और यूपीएससी की जीएस से थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारी इस वाली जीएस में आपके पास हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है, साइंस और मेडिसिन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, और थोड़ा बहुत हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है। ये असिस्टेंट वाले में तो आईसीटी है। आईसीटी मैंने आपको पहले भी 2 क्लास आईसीटी की कराई है। आईसीटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आईसीटी आप सब लोग जानते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो मैं आज क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो ये वाला क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि हु वॉज डगलस एंगल बस्ट। ये डगलस एंगल बस्ट करके स्पेलिंग लिखी है मैंने कि ये कौन है। अब थोड़ा सा आपका दिमाग आएगा कि भाई ये डगलस एंगल बस्ट कौन है, इसमें इन्होंने क्या विकास किया। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया, कि इन्होंने पहली मशीन लैंग्वेज का आविष्कार किया, कि WW जो वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किया, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का विकास किया। तो इसे हमें ये 4 ऑप्शन आपके पास आ गए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। अब मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। आंसर देंगे तभी तो पता चलेगा ना कि आपको क्या चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है कि इन्होंने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था इन द ईयर 1964। तो अब आपको एक ये वाली बात याद रखनी है कि डगलस एंगल बेस्ट ने क्या विकास किया। उन्होंने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया जो कि लकड़ी का था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लकड़ी का था। अब ये वाली बात आपको याद रखने वाली है। इसके बाद अब मैं आप लोगों से एक बात बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए कि इसको अब हमने डगलस वाली जो बात हो गई, ये हमारा कंप्यूटर माउस का आविष्कार हो गया। अब मैं एक दूसरी चीज पर आती हूँ। हम लोग पॉलिटी पर आते हैं, इकोनॉमी और पॉलिटी पे। 1861 का जो एक हमारा एक्ट है उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है 1861 के एक्ट में। अब देखिए थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, हिस्ट्री की तरफ को जाते हैं। 1857 का विद्रोह आप सभी लोग जानते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह था, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि मैं मेरठ शहर से हूँ, तो हमारे इस मेरठ की ही धरती से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। किसी दिन अलग से मैं 1857 के विद्रोह को, वैसे मैंने बनाई भी हुई है, लेकिन मैं अलग से थोड़ा सा इसका आप लोगों को 1857 के विद्रोह में थोड़ा डेप्थ में जाकर बताऊंगी। तो अब मैं बताती हूँ कि जब 1857 का जो विद्रोह हुआ ना, तो इंग्लिश लोगों को एकदम से ये समझ में नहीं आया, क्योंकि लाल किला मुगल सत्ता के फौरन बाद ये हुआ था। तो उस टाइम भी बहादुर शाह जफर जो था वो हमारा लास्ट मुगल एम्परर था, जो लाल किला हमारी सत्ता का प्रतीक माना जाता था। तो एक जगह सारा जिसे कहें कि केंद्र, सेंटर में एक ताकत थी, एक दफ्तर था, एक जो भी इनका था। तो जब ये 10 मई 1857 को एकदम लाल किले पर ही जाके सिपाहियों ने जाके घेरा डाल दिया, तो एक तरीके से उनके हार्ट पर, उनके दिल पर जाकर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो नेचुरल सी बात थी कि उन्हें घबराहट हुई, तो उन्होंने जल्दी इलाहाबाद को फिर सेंटर बनाया। तो इंग्लिश लोगों को ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई थी कि अब हमें कुछ चेंज करना होगा। अब जैसे कि ये लोग एक्ट लाए जा रहे थे, जो कि अब एक्ट पर थोड़ा सा एक्ट के बारे में बताती हूँ। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, उसके बाद ये पिट्स इंडिया एक्ट लाए। मतलब एक्ट हर 10 साल बाद लाते थे कि हम आपको ये वाली सुविधाएं दे रहे हैं, हम आपको ये वाली सुविधाएं दे रहे हैं। साइमन कमीशन आता है, उसके बाद फिर चार्टर एक्ट्स आते हैं। इसमें मैं आज जो मैंने एक्ट उठाया है वो उठाया है मैंने 1861 का एक्ट, और ये एकदम से आया 1857 के बाद। देखिए अब मैंने आपको बताया कि 1857 में जब इन्हें समझ में आ गया कि भाई ये लोग ऐसे ही विद्रोह करेंगे, इनको थोड़ा सा इनको कुछ ना कुछ देते रहना पड़ेगा, एक्ट के थ्रू इनको कुछ सहूलतें देती रहनी पड़ेंगी। तो इन्होंने सबसे पहली बार ब्रिटिश acknowledged that excluding Indians from governments could lead to further unrest, and the act restored legislative powers to the Bombay and Madras presidencies। इसको बताती हूँ कि उन्हें सबसे पहले तो ये समझ में आया कि हमें
अपने इनकी विभागीय प्रणाली को पालन करना होगा और कुछ विधायी शक्तियां लेजिस्लेटिव पावर्स इंडियंस को भी देनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आ रहे हैं, पर प्रश्न वो अभी भी नहीं पूछ सकते थे। और दूसरे कि ये विभागीय प्रणाली जो ऑफिसर्स जो शुरू किए गए हैं, ये लॉर्ड कैनिंग एक बहुत ही ज़्यादा इनके यहाँ जिसे कह कि बहुत होशियार इनके गवर्नर जनरल आते हैं 1858 में, जो कि बहुत सारी बातें हैं लॉर्ड कैनिंग को लेकर। पुलिस कोड को शुरू करते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में इलाहाबाद में रानी की जो घोषणा थी वो उसका जो पढ़ के सुनाया था वो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग हमारे देश में इनके यहाँ बड़े सफल गवर्नर जनरल हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि वायस राय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। और इन्होंने एक और क्या काम किया था कि वायसराय 6 से 12 सदस्य, जैसे कि मान लीजिए मैं अब आप लोगों को ये वाली ICT की क्लास लगा रही हूँ, या मान लीजिए मैं हिस्ट्री क्लास लगा रही हूँ, ये मैंने अभी शुरू करा, लेकिन मुझे अब एक टीम वर्क करना है। तो अब जी बबीता मैम ये कर रही हैं, और मान लीजिए मैं आदित्य सर को लाती हूँ, तो आदित्य सर आप कंप्यूटर करा दीजिए, या आदित्य सर आप ये वाला काम कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग मान लीजिए ये IAS अकेडमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने अपना काम बांटा ना, क्योंकि मैं अकेला ये वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगी। इस तरह से इनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि हमें इंडियंस को भी अपने दफ्तर के कामों में लाना पड़ेगा, हमें 6 से 12 सदस्यों को बीच में लाना पड़ेगा, टीम वर्क की तरह से काम करना पड़ेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन एक चीज़ होती है, विकेंद्रीकरण। सेंटर में पावर न रखकर हमें कई जगह पावर रखनी पड़ेगी। मान लीजिए हमारा इलाहाबाद में भी ऑफिस है, हमारा दिल्ली में भी ऑफिस है, हमारा बॉम्बे और मद्रास, इन्होंने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को दोबारा से जो विधायी शक्तियां थी वो उन्हें दोबारा से दे दी गई। इस तरह से धीरे 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 अंग्रेज लोग दिमाग से खेल रहे थे। और इसके बाद 1861 के बाद फिर 1892 का एक्ट आता है। इस तरह से एक्ट आगे आते आगे 1935 तक एक्ट लाते रहे। जो 1935 का एक्ट आया जिसके थ्रू हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फेडरेशन और ये सब चीज़ शुरू होती है। उसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिलती है। तो थ्रू ये लेजिस्लेटिव सब चलता आया है। किस दिन एक्ट के बारे में भी बात कर लेंगे। तो मैंने आज आपको ये बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है 1861 का एक्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1861 के एक्ट में पहली बार लेजिस्लेटिव पावर्स इंडियंस को भी दी गई थी और विधायी शक्तियां दी गई थी, और इस तरह से उनको भी शामिल किया गया था। तो ये हमेशा के लिए आप लोगों को याद रखना है। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि 1857 का जो गदर हुआ था उससे इन लोगों को समझ में आ गया था कि अब इन लोगों को खाली ये बिल्कुल जिसे कहें कि मूड लोग नहीं है, अब इनको कुछ हमें विधायी शक्तियां भी देनी पड़ेंगी। आज के लिए इतना ही। और मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग ना कुछ क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए, किस तरह से करेंगे। तो थोड़ा सा पॉलिटी का भी लेके चलते हैं कि जैसे अभी पॉलिटी में क्या चीज़ आ जाती है। हिस्ट्री तो है हमारा सब्जेक्ट, और कुछ भी बात है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद।